जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में जो कोरिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्ज़ाम देना होता है दोस्तों, एनालिटी एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का। इस क्लास को हम कवर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था दोस्तों, सर वन लाइनर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाइए, तो मैंने वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाया है। क्लास तीसरा है, ठीक है दोस्तों। इसके पहले जितने भी क्लास हुए हैं मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग इस क्लास को देखने के बाद इसे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने दूसरे विश्वविद्यालय का एक पेपर है एनालिटी एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का 2023 में, जिसका एग्ज़ाम हुआ है 2023-24, ठीक है। उस पेपर को भी कराया है, तो प्लेलिस्ट में लिंक है, देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आइडिया भी आप लगा सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस दोस्तों उस पेपर से आएंगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो इस क्लास को देखने के बाद उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। मैं यहाँ पर नोट्स भी लेकर आया हूँ। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे दोस्तों जो आपके नोट्स से ही आपके प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। नोट्स में भी कई आपके प्रश्न उत्तर होते हैं, तो नोट्स को भी मैंने लिखा है। नोट्स को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा है, बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं 0 और 1 का प्रयोग होता है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक अंक प्रणाली है। इसमें अंकों के रूप में केवल 0 और 1 का इस्तेमाल करके संख्याओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस 2 अंक प्रणाली या बाइनरी अंक प्रणाली भी कहते हैं। यह एक स्थितीय संकेतन है जिसका मूल्यांकन 2 है, ठीक है दोस्तों। जो हम कंप्यूटर से सवाल पूछते हैं या फिर जो भी डाटा देते हैं हम कंप्यूटर को, तो वह ये इसमें बाइनरी नंबर में उस डाटा को पढ़ता है और उस सवाल के जवाब हमें देता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। इस प्रणाली में प्रत्येक अंक को बिट या बाइनरी अंक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। कंप्यूटर में वायरस होता है, तो वायरस क्या है पूछेगा आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में कि वायरस क्या होता है। तो यह एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। मैंने नोट्स में कुछ लिखा है, ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट और याद रखिए दोस्तों, जो एग्ज़ाम हो रहा है ना इस समय, उस समय ये सॉफ्टवेयर ना लिख करके मैलवेयर लिखा हो रहा है, ठीक है। आपके एग्जाम में जो प्रश्न पत्र आएगा सॉफ्टवेयर की जगह मैलवेयर लिखा होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, नोट करिएगा यहाँ पर। कंप्यूटर वायरस एक तरह का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मैलवेयर होता है। यह कंप्यूटरों के बीच फैलता है और डेटा और सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस का मकसद सिस्टम को बाधित करना, प्रमुख परिचालन संबंधी समस्याएं पैदा करना और डेटा हानि और रिसाव करना होता है, ठीक है। यदि दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो भी आप इसे लिख सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव आए चाहे सब्जेक्टिव आए। इस क्लास में दोनों आपको मिलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने कंप्यूटर वायरस के कुछ प्रकार यहाँ पे लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा इसे। देखिए, पहला कंप्यूटर वायरस है बूट सेक्टर वायरस, दूसरा है प्रोग्राम वायरस, तीसरा है माइक्रो वायरस, चौथा है हाईजैकर वायरस, ठीक है, पांचवा है डायरेक्ट एक्शन वायरस। आगे देखेंगे और कितने वायरस हैं। छठा दोस्तों है आपका रेजिडेंट वायरस, सातवां है कैविटी वायरस, आठवां है पॉलीफार्मिक वायरस, ठीक है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मैलवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा मैलेशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको वन लाइनर चाहिए या तो फिर ऑप्शन वाला चाहिए, प्रश्न उत्तर ABCD इस टाइप के चाहिए या फिर वन लाइनर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। इसमें कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कौन सा है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपके ऑप्शन जो दिए रहेंगे ABCD में, तो ये CHI वायरस दिया रहता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर टाइप किया है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए इसे, ठीक है। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस CHI वायरस लिखा रहेगा, तो CHI वायरस पे हम टिक लगाएंगे, या तो फिर आपका लिखा रहेगा चेरनोबिल वायरस, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब WW का आविष्कार हुआ था। तो इसका आविष्कार 1989 या 90 में हुआ था। मैंने दोनों लिखा है इसलिए क्योंकि दोस्तों यह और 89 और 90 के बीच में हुआ था। तो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों अगर 89 नहीं दिया रहेगा तो 90 भी दे देता है, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। किताब का एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न
गलत ना हो, ठीक है। 89 आएगा तो 89, 90 आएगा तो 90। यदि दोनों दे देगा तो ऐसी स्थिति में हम 89 पर ही लगाएंगे, इस पॉइंट को याद रखिए, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब WW का आविष्कार 1989 में ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने किया था, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि WW का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है। टिम बर्नर्स ली ने CERN में काम करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। आपसे पूछेगा कि टिम बर्नर्स ली किस में काम करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, तो क्रेन में, CERN, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड वाइड वेब को 6 अगस्त 1991 को आम जनता के लिए शुरू किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइन है, ठीक है दोस्तों। इसे याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए इसे। ये भी पूछ सकता है कि भारत में इंटरनेट कौन लाया था, तो दोस्तों ये भी पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किया है, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को राज्य के स्वामित्व वाली विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए जो BSNL है, ठीक है, BSNL उस समय VSNL के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। पहले जो BSNL है वो सरकारी थी, लेकिन जब से मोदी सरकार जी आए हैं, इसे जो BSNL था उसे प्राइवेट कर दिए हैं। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 इसमें पूछा है कि फ्लॉपी का साइज होता है, ये भी पूछेगा आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा 3.25 इंच तथा 5.25 इंच, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो नोट लिखा है इसे ध्यान से देखिए। फ्लॉपी डिस्क के 3 प्रमुख आकार होते हैं, कौन कौन से? 8 इंच का भी होता है, 5.25 इंच का भी होता है और 3.25 इंच का भी होता है। तीनों को याद रखिए, ठीक है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न कैसे पूछेगा, तो इसमें पूछेगा इनमें से कौन फ्लॉपी डिस्क का आकार नहीं है, ठीक है। तो जब आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तभी आप इसके उत्तर दे पाएंगे, वरना आप इसका प्रश्न का जो उत्तर रहेगा उसे आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ के जाइएगा। आगे नोट्स है दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क की कुछ खासियतें हैं। कौन कौन सी खासियत है फ्लॉपी डिस्क की, तो यह ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती है, ठीक है। बिजली बंद होने के बाद भी डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, ठीक है। आगे देखेंगे आगे क्या है। बड़े और भारी भरकम डेटा कम लागत में संग्रहित किए जा सकते हैं, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में एक पतली लचीली प्लास्टिक डिस्क होती है। यह लोहे या क्रोमियम या दोनों के संयोजन से चुंबकीय पदार्थ के साथ लेपित होता है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। CPU और मेन मेमोरी की गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है कंप्यूटर। यहाँ पर ये टाइपिंग में गलती हो गई है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। ये नहीं पढ़ेंगे हम, 5 नंबर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर नोट करिएगा, CPU और मेन मेमोरी की स्पीड को एक समान रखने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों उसमें कैश मेमोरी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो कैश मेमोरी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, मैं भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी और CPU के बीच बफर का काम करती है, ठीक है। जो कैश मेमोरी होती है दोस्तों, मुख्य मेमोरी और CPU के बीच में बफर का काम करती है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसमें दोस्तों, कैश मेमोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर का नाम क्या है? हाई स्पीड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसे भी याद रखिए दोस्तों। कंप्यूटर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे साधारण सवाल ऐसे कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है, तो 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है ये भी जान लीजिए दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है और कैश मेमोरी होती है, ठीक है। ये भी पूछेगा कि कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो कैश मेमोरी सबसे तेज होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 इसमें पूछा है
कि कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है। जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें संपर्क तोड़ने की क्रिया लॉग आउट कहलाती है। इस बात को याद रखेंगे। छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे नोट्स को दोस्तों, इंटरनेट का पिता कौन है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि इंटरनेट के पिता कौन है, तो इसे भी याद रखिएगा। विंटन ग्रे सिर्फ, इनका जन्म 23 जून 1943 को हुआ था। एक अमेरिकी इंटरनेट अग्रणी हैं और उन्हें इंटरनेट का पिता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इंटरनेट का पिता विंटन ग्रे सिर्फ, इनका जन्म 23 जून 1943। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लग रही होगी, तो इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। व्हाट्सएप पर जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी लोगों को इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 इसमें है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी है, तो रैम है दोस्तों, ठीक है, इसे भी नोट करिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी कौन कौन सी होती है? रीड ओनली मेमोरी, जिसे ROM बोला जाता है, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम बोला जाता है, RAM, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछेगा, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। रैम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एप्लीकेशन और डेटा फाइलों जैसे दस्तावेजों, छवियों और संगीत को रखता है, ठीक है। जो रैम होता है क्या करता है, वो आपके एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, और जो फाइलें होती हैं जैसे दस्तावेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, छवियाँ जो फ़ोटो होती हैं, संगीत होते हैं, ठीक है, इन सभी को रैम जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में रखता है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 इसमें पूछा है दोस्तों, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है, किसका योगदान सर्वाधिक है? तो वान न्यूमान, जिसे ये न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है? वान न्यूमान, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक योगदान इनका ही रहा है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट को याद रखिए हमारी बात को, ठीक है। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कंप्यूटर के विकास में वान न्यूमैन का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज पहली बार 1946 में हुई थी, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुआ था, तो 1946 में हुई थी, ठीक है। कंप्यूटर की संरचना का विकास 19वीं सदी में चार्ल्स बैबेज ने किया था। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता, ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया है ना, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कंप्यूटर के पिता कौन है, तो चार्ल्स बैबेज हैं, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है चार्ल्स बैबेज को। अगला नोट्स देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर के विकास में कुछ और अन्य लोगों ने भी योगदान दिया था, कौन कौन से, उनको भी हम जान लेंगे दोस्तों, ठीक है। पहले थे नेपियर, ठीक है, नेपियर के लघुगणक के आविष्कार ने जटिल गणनाओं को सरल बनाया है, ठीक है, यह भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। लवलेस ने पहला कंप्यूटर एल्गोरिदम लिखा, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट है, मौचली ने प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, चौथा है, एलन ट्यूरिंग ने 1936 में एक गणित पेपर लिखा जिसे कई लोग आज के कंप्यूटर के लिए सैद्धांतिक आधार मानते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में अभिकलक या संगणक कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर को हिंदी में अभिकलक या संगणक कहते हैं। आपको जो वाइवा होगा उसमें भी ये पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, इसमें भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है, ठीक है, तो 1984 में, इसे याद रखिएगा, ठीक है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। यह घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में की गई थी, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी, तो राजीव गांधी के शासनकाल में, ठीक है। अगला नोट्स है दोस्तों, भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत 1956 में हुई थी
उस साल कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M स्थापित किया गया था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है ये। इससे पहले 1953 में इस संस्थान ने एक छोटा एनालॉग कंप्यूटर विकसित किया था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 इसमें दिया है, कंप्यूटर में प्रोग्राम के सूची को कहा जाता है, तो मेनू कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देश को प्रोग्राम सोर्स कोड भी कहा जाता है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को प्रोग्राम कोडिंग भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 पूछा है दोस्तों, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 इसमें पूछा है, कंप्यूटर डंप होने का कारण होता है, तो वायरस होता है। प्रश्न नंबर 13 है, कंप्यूटर वायरस होता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, कंप्यूटर का भौतिक बनावट कहलाता है, तो हार्डवेयर। ठीक है, भौतिक मतलब वो होता है दोस्तों जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। भौतिक क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं, वह क्या होता है? भौतिक हार्डवेयर होता है। ठीक है, हार्डवेयर वही होता है जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15 इसमें पूछा है दोस्तों, हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आरपीएम में मापी जाती है। ठीक है, हार्ड डिस्क की गति आरपीएम में मापी जाती है। हार्ड डिस्क की गति को मिली सेकेंड में मापा जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसे एक्सेस टाइम भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क की घूर्णी गति को क्रांति प्रति मिनट आरपीएम में मापी जाती है। ठीक है, ये आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रांति प्रति मिनट। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, एक बाइट बराबर होता है, तो 8 बिट्स के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 17 इसमें पूछा है दोस्तों, अंग्रेजी के समान कंप्यूटर का उच्च स्तरीय भाषा है, तो कोबोल है। ठीक है, ये भी नोट करिए। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका इस्तेमाल व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, कोबोल को 1960 में डेटा सिस्टम लैंग्वेज पर सम्मेलन CODASYL समिति ने विकसित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसका निर्माण ग्रेस मरे हापर 1906 से 1992 ने किया था। यानी दोस्तों, ग्रेस मरे हापर का जन्म 1906 में हुआ था, मृत्यु 1992 में हुई थी। ठीक है, हापर को इतिहास का पहला हैकर और इतिहास के पहले कंपाइलर के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है ये। ठीक है, अगला नोट है दोस्तों, कोबोल का इस्तेमाल मुख्य रूप से कंपनियों और सरकारों के लिए व्यवसाय वित्त और प्रशासनिक प्रणाली में किया जाता है। इसका इस्तेमाल कभी भी मेनफ्रेम कंप्यूटर पर तैनात अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से किया जाता है। सभी पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, IBM जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है एक। IBM क्या है? तो IBM का फुल फॉर्म जान लीजिए पहले, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह क्या है? तो कंप्यूटर कंपनी है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। ठीक है, IBM क्या है? तो एक कंप्यूटर कंपनी है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। नोट करिएगा यहाँ पे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कारपोरेशन IBM एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसकी स्थापना 1911 में कंप्यूटिंग बुलेटिन रिकॉर्डिंग कंपनी CTR के रूप में हुई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, 1924 में इसका नाम बदलकर IBM कर दिया गया। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि IBM का नाम कब बदला गया था? तो 1924 में। पहले क्या नाम था दोस्तों? तो पहले ये नाम था इनका CTR। ठीक है, कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। आगे बढ़ते हैं। IBM का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह कंपनी 170 से ज़्यादा देशों में अपनी सेवाएं प्रेजेंट टाइम में प्रदान कर रही हैं। ठीक है, IBM संभवतः दुनिया की सबसे मशहूर कंप्यूटर कंपनी है।
इसकी शुरुआत 1800 के दशक के आखिर में हरमन होलेरीथ ने की थी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान IBM ने स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, सभी पॉइंट को ध्यान से याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है तो डेस्कटॉप कहलाता है, नोट करिएगा। कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स शामिल हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, या छू सकते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक सर्किट मॉनिटर। ये क्या कह रहा है दोस्तों? जो हार्डवेयर में कंप्यूटर वे सभी पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर अभी मैंने ऊपर बताया दोस्तों, हार्डवेयर वो होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर तो आप लोग जानते हैं, जैसे फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम। ठीक है, ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 है, प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति लागू की गई थी तो नई दिल्ली में लागू की गई थी। ठीक है, भारत में रेलवे में कंप्यूटर आरक्षण पद्धति की शुरुआत 20 फरवरी 1986 को हुई थी। ये पूछेगा तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इस दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पहली कंप्यूटरकृत रेल टिकट यात्री को दी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, छठे सेमेस्टर में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, इस क्लास को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।